आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज का विषय वस्तु है फल दीपिका पुस्तक के तीसरे अध्याय वर्ग विभाग। हम लोगों ने बहुत ही पूर्व से फल दीपिका पुस्तक को आधार मानकर अध्ययन करने का आपस में सहमति बनाई थी। हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक के शुरू के 2 अध्याय, जिसमें भाव, राशि एवं ग्रहों के बेसिक गुण धर्मों के बारे में बतलाए गए हैं, हम लोगों ने अध्ययन भली भांति किया। अब यह इस तीसरे अध्याय में वर्ग कुंडलियों के बारे में बतलाया गया है। हम लोग पुस्तक के एक एक शब्दों को पुनः पढ़ लेते हैं, हालांकि एक बार हम लोगों ने पढ़ा भी है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि प्रथम अध्याय में विविध भावों का परिचय कराया गया, द्वितीय अध्याय में ग्रहों का परिचय दिया गया, तृतीय अध्याय में वर्गों का परिचय देते हैं। वर्ग का अर्थ है हिस्से। यदि संपूर्ण राशि को एक माना जाए और उसके 2 हिस्से किए जाए तो आधा हिस्सा होरा कहलाता है। यदि 3 बराबर हिस्से किए जाए तो प्रत्येक भाग दृश्यमान कहलाता है। 5 हिस्से, 7 हिस्से, 10 हिस्से, 12 हिस्से, 16 हिस्से, 16 भाग, 60 भाग तक करने से जो विभाग उपस्थित होते हैं उन्हें वर्ग कहते हैं। इस फल दीपिका पुस्तक में 10 वर्गीय कुंडली के बारे में बतलाया गया है, जिसमें पहला एक भाग, यानी कि जो हम लोग भाव कुंडली बनाते हैं, कुंडली भी 3 प्रकार की होती है। एक भाव कुंडली या लग्न कुंडली, दूसरा होरा लग्न कुंडली, तीसरा घटी लग्न कुंडली। तीनों कुंडली में अपने आप में तीनों ही महान हैं। यह तीनों लग्न कुंडली होते हैं। साधारणतया हम लोग भाव कुंडली ही बनाकर प्रवेश करते हैं। उसके बाद में दूसरा जो वर कुंडली है उसे होरा कुंडली कहा जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली महीना में काफी बढ़िया से अध्ययन करने का प्रयास किया था और 2 कायदे से हम लोगों ने किया था। एक होरा कुंडली जिसके लग्न कर्क या सिंह राशि के बनते हैं, उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए यह जो है यौनाचार्य मत के से जो होरा चक्र है, यौनाचार्य के मत से जो होरा चक्र है, इसके आधार पर भी हम लोगों ने कुंडलियां बनाई थी और इससे भी फलादेश किया था और कई दिन कक्षा चले थे। 5-6 कक्षा इस कुंडली पर चला था, जिसकी वीडियो समूह में है, आप सभी देख सकते हैं या आप सबने भाग भी लिया। आज की कक्षा में हम लोग यही दृश्यकान कुंडली के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से दृश्यकान कुंडली के बारे में दिया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दृश्यकान कुंडली का चक्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि क्रमिक कुंडली भी बनती है। दृश्यकान कुंडली क्रमिक कुंडली भी बनती है। क्रमिक कुंडली, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखा जाए यह पुस्तक की बातें हैं। विश्व पंचांग मत के अनुसार प्राचीन आर्ष मत से दृश्यकान चक्र, यह पुस्तक के पन्ने है, यह मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। दूसरा एक और है, हम लोग इसका भी अध्ययन करेंगे। हमारे गुरुजनों ने हमें इसका भी अध्ययन कराया है। यौनाचार्य के मत से दृश्यकान चक्र, यह पीछे की तरफ चलता है, यह भी क्रमिक ही है। यह आगे की तरफ चलता है, 1 2 3 4 5 6
इस प्रकार से, और यह पीछे की तरफ चलता है, यानी कि 1 है तो फिर 12, 11, 10, 9, इस प्रकार से। 8 7 6 5 4 हाँ, अगर 1 में है तो 12, 11, 2 में है तो 2, 1, 12, 3 में है तो 3, 2, 1। अगर 4 नंबर के राशि यानी कर्क राशि में यदि कोई ग्रह है जी या लग्न है, अगर पहले दृष्कान में है 0 से 10 अंशों के बीच में है तो वह कर्क में ही रहेगा, दूसरे दृष्कान में है तो उससे 12 में, तीसरे दृष्कान में है तो उससे 11 में, इस प्रकार से उल्टी चलती है। और अधिकांशतः पुस्तकों में सामान्यतः जो लिया गया है, जैसे पराशर पुस्तक हो या आपकी फल दीपिका पुस्तक हो, इस सूत्र को लिया गया है। जो उत्तर कालामृत पुस्तक, यहाँ पर यह क्या है, यह प्रथम कांड ऐसे लिख सकते हैं, और अश्लोक संख्या 117, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, चाहे जो भी कुछ हो। यह कालिदास के मत से दृष्कांत चक्र है, अधिकांशतः पुस्तकों में लिया गया है। इसमें यह नियम है कि पहला अगर दृष्कान है, दृष्कान के मतलब हम लोग जब समझने लगेंगे वहां समझ लेंगे खूब बढ़िया से, या यहाँ भी समझ लेते हैं। दृष्कान का मतलब यह हुआ कि 10 अंशों का एक दृष्कान होता है, एक राशि या एक लग्न 30 अंशों का होता है, इसको 3 भाग करते हैं तो 10 अंश होता है। तो शुरू से लेकर 0 से लेकर 10 अंश तक प्रथम दृष्कान हो गया, 10 अंश से लेकर 20 अंश तक तीसरा दृष्कान, 20 अंश से लेकर 30 अंश तक यह तीसरा दृष्कान हुआ। तो कालिदास के मत से या जो फलदीपिका पुस्तक में भी बतलाया गया है, यह इसी नियम के आधार पर बतलाया गया है। अब हम लोग पुनः फलदीपिका पुस्तक पर चलते हैं। यहाँ पर आज की कक्षा में हम लोग D3 कुंडली या दृष्कान कुंडली 10 अंशों का है, इसका विस्तृत रूप से बढ़िया से हम लोग बनाने का भी प्रयास करेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे, उपदेश भी करने का प्रयास करेंगे। और आने वाली कक्षाओं में हम सभी जितनी बर कुंडलियां हैं, जो सामान्यतः सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करने पर जो कुंडलियां आती है, उसमें जितने बर कुंडलियां होती है, हम लोग सामान्यतः सभी बर कुंडलियों का अध्ययन अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। अब हम लोग चलते हैं, ये देखने का प्रयास करते हैं कि इस पुस्तक में दृष्कांत चक्र कैसे बतलाया गया है। तो फलदीपिका पुस्तक में भी वही उत्तर कालामृत के अनुसार जो यहाँ पर हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि पहला जो ग्रह जिस राशि में है या लग्न जिस राशि में है वही, दूसरा दृष्कान उससे 5वां, तीसरा दृष्कान उससे 9वां, यहाँ किया गया। फलदीपिका पुस्तक में भी बातें वही हैं। अगर कोई ग्रह या लग्न मेष राशि में अगर 0 से 10 अंशों तक है तो वह उसी राशि में रह जाएगा। अगर 10 अंशों से अधिक है, 20 अंशों तक है, तो उस राशि से 5वीं राशि में, अब यहाँ 5 है तो 5 से 5वीं राशि, तो 5 को 1 मान लेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर ये हो गया। अगर 20 अंश से अधिक और 30 अंशों के बीच में है तो जिस राशि में है उससे 9वीं राशि। सूत्र समझना कोई कठोर कठिन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, कुंडली बनाने का प्रयास करते हैं इसी नियम से। हालांकि मैंने कुंडली बना लिया है, उसी की पुनरावृत्ति करके हम लोग समझने का प्रयास कर लेंगे कि क्या जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो कुंडलियां दी जाती है क्या वह सही दिखती है या नहीं दिखती है। तो अब यहाँ पर देखा जाए, यह लग्न कुंडली है और यह D3 कुंडली है। आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली बनाए होंगे, आप लोग भी देखें। यहाँ पर लग्न का अंशात्मक मान 19 है। यह किस दृष्कान में गया, पहला या दूसरा? दूसरे दृष्कान में गया। तो दूसरा दृष्कान हम लोग जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह फलदीपिका पुस्तक के आधार से पढ़ रहे हैं, यानी कि 1, 5, 9, 1, 5, 9।
अगर पहला है तो उसी में दूसरे दृष्टान में है तो उससे पांचवा, तीसरे दृष्टान में है तो उससे नौवा। नौवा। तो यहाँ पर देखा जाए यह लग्न तुला राशि की है और लग्न 19 अंशों का है, यह दूसरे दृष्टान में है, तो अतः यह किस राशि में गया? 7 नंबर की राशि से 5वीं राशि, तो यह हुआ। तो 11 नंबर की राशि दृष्टान का लग्न हो गया जो यहाँ पे है। अब इसके बाद में राहु को देखते हैं कि राहु का अंशात्मक मान कितना है। तो राहु का अंशात्मक मान 21 है। राहु का अंशात्मक मान 21 है, तीसरे दृष्टान। 21 है, तो यह तीसरे दृष्टान में चला गया। 20 से अधिक है, 20 से 30 के बीच में है तो तीसरे दृष्टान में आ गया। तो 12 का 30 9वां कौन हो जाएगा? 8 नंबर। तो 8 नंबर में देखा जाए राहु देव यहाँ पे है। अब इसके बाद में मंगल को देखा जाए, मंगल मेष राशि में है, मंगल का अंशात्मक मान 24 है। तो मेष से 9वां धनु होता है, तो धनु में मंगल देव है। आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली बना मिलाते जाएं कि जो आपने सॉफ्टवेयर से या कहीं से जो बनाया है क्या पुस्तक के नियमों के आलोक में है या नहीं है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। हम लोगों ने मंगल तक देखा। अब इसके बाद में शनि को देखें। शनिदेव कर्क राशि में कितने अंशों के हैं? 12 अंशों के हैं, यानी कि दूसरे दृष्टान में है, 10 से 12 के बीच में है। तो कर्क का दूसरा दृष्टान कौन हो जाएगा? कर्क से 5वां यानी कि वृश्चिक। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि में शनिदेव हैं। अब इसके बाद में आते हैं शनि के बाद में बुध। बुध का अंशात्मक मान 3 है, यानी कि यह प्रथम दृष्टान में ही है, तो यह जिस राशि में है उसी राशि में रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर की राशि में बुधदेव है। सूर्यदेव की बात की जाए तो सूर्यदेव 16 अंशों के हैं, यानी कि दूसरे दृष्टान में है। तो 5 से 5वां 9 नंबर की राशि, तो सूर्यदेव 9 नंबर की राशि में है या नहीं है? अब चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा का अंशात्मक मान 11 है, तो यह भी दूसरे दृष्टान में हुआ। तो दूसरे दृष्टान में हुआ है तो सिंह राशि का दूसरा दृष्टान कौन हुआ? यही सिंह से 5वां 9 नंबर की राशि, तो चंद्रमा भी 9 नंबर की ही राशि में है। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में केतु 6 नंबर की राशि में है। हम सभी जानते हैं कि राहु एवं केतु का अंशात्मक मान सदैव समान होता है, एक ही अंशात्मक मान पे रहते हैं। तो केतु देव का भी अंशात्मक मान 21 हो गया, तीसरे दृष्टान में चले गए। तो यहाँ 6 नंबर की राशि में है, तो 6 से 9वां कौन होगा? 2 नंबर की राशि वृषभ। तो केतु देव को देखें वृषभ राशि में। अब गुरु शुक्र, गुरु का अंशात्मक मान 25 है और शुक्र का 26 है, यानी कि ये गुरु शुक्र दोनों ही तीसरे दृष्टान में है। तो अपनी राशि से 9वीं राशि यानी कि 2 नंबर की राशि में, अपनी राशि से 9वीं राशि, तो 6 नंबर की राशि में यानी कन्या राशि में, कन्या का 9वां राशि वृषभ होता है, तो यह वृषभ में ही है। तो हम आशा करते हैं कि दृष्टान कुंडली कैसे बनाई जाती है आप सबों ने बढ़िया से समझा होगा, या किसी भी सदस्य को अगर किसी भी प्रकार का संशय मन में रह गया हो दूसरी कुंडली बनाने में, तो सदस्यगण अपने विचार रख सकते हैं ताकि उनकी पुनरावृत्ति करके शंका समाधान किया जा सके। किसी को कोई समस्या नहीं है इसमें? आगे बढ़ा जाए? नहीं गुरुजी, ठीक है, समझ आ गया जी। चलिए, अब इसके बाद में आप लोग यह भी देखें कि यह दृष्टान कुंडली है क्या, इससे किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। तो यह दृष्टान कुंडली जो है लग्न कुंडली के तीसरे भाव का विस्तार होता है।
इसको एक घर माना जाए, राशियों को तो घर माना ही जाता है, राशियों को घर माना जाता है। घर माना जाता है। तो एक घर में कई कमरे होते हैं, एक घर में कई कमरे होते हैं। कमरे होते हैं, अलग अलग कमरों में अलग अलग काम किए जाते हैं। यह लग्न कुंडली जो होता है या भाव कुंडली होता है, यह सभी कुंडलियों का यह संक्षिप्त रूप होता है। यानी कि सभी प्रकार के कुंडलियों की जननी या माता या जनक लग्न कुंडली ही है। हर भाव के हर प्रश्नों के लिए अलग अलग वर्ग कुंडलियां होती है, उसे विशेष कुंडली कहा जाता है। तो कुंडली के तीसरे भाव से जिन जिन विषय वस्तुओं का कुंडली के तीसरे भाव से जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, सामान्यतः इसका भी विचार किया जाता है दृष्टान कुंडली से। जैसे साहस हुआ, पराक्रम हुआ, संचार हुआ, सहोदर भाई हुआ, आपकी अभिरुचि हुई। तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, वह हुआ। दृष्टान कुंडली से स्वभाव भी देखे जाते हैं, हालांकि स्वभाव नवमांस कुंडली से देखे जाते हैं, लेकिन इससे भी देखा जाता है, लेकिन दोनों स्वभाव में अंतर हो जाता है। नवमांस कुंडली आपके अंदर का स्वभाव है जो कोई देखता नहीं है। आप अंदर से कैसे हैं, क्या स्वभाव आपका हो सकता है, यह नवमांस कुंडली है। लेकिन D3 कुंडली आपका बाहरी स्वभाव को दर्शाता है। मतलब संचार तो D3 कुंडली का तीसरा ही भाव है। जो आपकी गतिविधियां हैं, आप वाणी वार्तालाप करते हैं, जो आपके पास में स्किल पावर है, जिस पावर से आप दूसरे किसी को प्रभावित करते हैं, वही तो तीसरा भाव है। तो यदि आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति हमसे जिस प्रकार से बर्ताव करेगा, या मैं जिस प्रकार से आप लोगों से बर्ताव कर रहा हूं, तो यह गतिविधियां क्या है, यह संचार है कि और क्या है? यह संचार ही है। संचार है जी। तो संचार तीसरे भाव से। तो हमारे वार्तालाप से, हमारी गतिविधियों के करने से हमारे स्वभाव का पता आपको चलता है। इसलिए हम D3 कुंडली से स्वभाव का भी विचार कर सकते हैं, वैसा स्वभाव जो हम आपको दिखलाना चाहते हैं। हर व्यक्ति के पास में दो स्वभाव होते हैं, एक स्वभाव ऐसा जो वह दिखलाना चाहता है, और एक स्वभाव ऐसा जो नहीं दिखलाना चाहता। दो प्रकार के स्वभाव हो सकते हैं लोगों के कि नहीं हो सकते? जी जी। आप लोग भी वयस्क हैं, आप लोग भी परिवार वाले हैं, आप सबों को भी दुनियादारी में आप लोग भी रहते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत से व्यक्ति से ऐसे मुलाकात होता है जो जो बोलता है वह करता नहीं है, जो करता है वह बोलता नहीं है। दो स्वभाव हो गया ना। प्रतिभा तीसरा भाव, खेल कूद देखा जाता है। हालांकि खेल प्रतियोगिता इत्यादि छठा भाव है, कुंडली का छठा भाव खेल इत्यादि का भाव है, लेकिन तीसरे भाव से भी खेल प्रतिभा इत्यादि देखा जाता है। कारण कि छठे से यह 10वां भाव होता है, तीसरा भाव छठे भाव से 10वां होता है। इसलिए तीसरे भाव से कान गला इत्यादि जो शरीर के अंग है उनका भी विचार किया जाता है। अतः दृष्टान कुंडली से भी इन अंगों का विचार किया जाता है। प्रश्न कुंडली में इसका बड़ा महत्व है। प्रश्न कुंडली में दृष्टान कुंडली का बड़ा महत्व होता है। तो ये तो हुआ कि D3 कुंडली से हम लोग क्या देख सकते हैं। D3 कुंडली से हम लोग क्या देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक की बात हम लोग पढ़ते हैं। पहले बेसिक की बात पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम लोगों को स्पष्ट होता जाएगा। बृहद पराशर होरा शास्त्र में बतलाया गया है
हमारे पास में जो पुस्तक है, पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 पर जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, आप लोगों के पास में कौन सा आदेश नहीं बता सकते। शुरू के ही पन्नों में जहाँ पे वर्ग कुंडलियों के बारे में बतलाया गया है, उसी जगह दृश्यमान कुंडली में यह बतलाया गया है कि हमारे पास में अभी सामने में बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक हमने रखा है, हम पढ़कर सुना देते हैं। हमारे पास में जो पुस्तक है उसके टीका में क्या लिखा गया है, तो यह लिखा गया है कि एक राशि के तीसरे भाग अर्थात 10 अंश का एक दृश्यमान होता है। यह बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया और यही बातें फल दीपिका पुस्तक में भी हम लोगों ने पढ़ा। और उसका पहला उसी राशि में, दूसरा उससे 5वीं, तीसरा उससे 9वीं राशि। यह भी बतलाया गया है कि हर दृश्यकान के स्वामी भी होते हैं। 3 जो दृश्यकान हुए, तीनों दृश्यकान के स्वामी अलग अलग होते हैं। पहले दृश्यकान के स्वामी नारद, दूसरे दृश्यकान के स्वामी अगस्त, तीसरे दृश्यकान के स्वामी दुर्वासा। आप लोग पढ़ेंगे स्पष्ट हो जाएगा। हम लोगों की कक्षा चलती है, कक्षा में तो पुस्तकों का नाम जरूर हम लोगों को लेना ही चाहिए कि हम लोग किस पुस्तक के आलोक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहले दृश्यकान के स्वामी कौन हुए ऋषि? नारद। तो पहले दृश्यकान के स्वामी नारद जी हुए। दूसरे दृश्यकान के स्वामी ऋषि अगस्त्य। अगस्त। तीसरे दृश्यकान के स्वामी दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा। ये ऋषिगण हैं, त्रिकालदर्शी हैं। इन लोगों के नाम या पुस्तक के टीकाकार, पुस्तक के लेखक का नाम हम सबों को बड़े आदर से लेना चाहिए। उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों के ज्ञान में विकास होने की संभावनाओं में और बल बढ़ जाता है। हम जिस विद्वान का पुस्तक पढ़ें, पहले अंतरात्मा से नमन जरूर करें, और जो व्यक्ति उस पुस्तक को समझाने में, पुस्तक के शब्दों को समझने में जो सहयोगी बनता हो, वह भी कम आदरणीय नहीं होता। हम अपने उन सभी व्यक्तियों को, आप सबों को साक्षी मानते हुए अंतर मन से उनका चरण स्पर्श करते हैं, जिन्होंने हमें पुस्तक के शब्दों को समझने का या समझाने का प्रयास किया। वैसे व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है। आप लोग भी जिस व्यक्ति के सहयोग से, सुझाव से, प्रयास से आप लोगों को पुस्तक के शब्दों को समझने में आसानी आए, उन्हें जरूर अभिवादन सदैव अपने अंतर्मन से जरूर करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, कुछ विषय वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग मानसागरी पुस्तक की भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले पुस्तकों की चर्चा कर लेने के बाद में हम लोग अपने गुरुजनों के द्वारा मिले हुए ज्ञान आधार पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का, फलादेश करने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि यह कक्षा पुस्तक के आधार पर ही चलती है। तो सर्वप्रथम तो पुस्तक को ही आधार मानकर हम सबों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मनसागरी पुस्तक में हमारे पास में यहाँ पर मनसागरी पुस्तक भी रखा हुआ है। हमारे पास में जो मनसागरी पुस्तक है उसका फोटो हम आप लोगों को में भी शेयर कर देंगे। आप लोग पुस्तक के पन्नों को भी दोबारा पढ़ लेंगे। तो पुस्तक में यह लिखा जा रहा है कि जिसके दृश्यकान में उच्च के अथवा अपने वर्ग के सौम्य ग्रह बैठे हों, वह ग्रह वैसे ही फल देते हैं। हम पुस्तक के एक एक शब्दों को पढ़ते हैं। लिखा गया है कि जिसके दृश्यकान में अब किसी एक ग्रह के हम लोग ले लेते हैं, आप ही लोग अपने ले लीजिए। अब देवगुरु बृहस्पति ले लीजिए या मंगल देव ही ले लीजिए।
अब हम अगर मंगल देव को ही लेते हैं तो मंगल का दृश्यकान कौन हो गया यहाँ पे? 8 और 1 का। तो 1 नंबर की राशि में इस कुंडली में कोई ग्रह नहीं है, 8 नंबर की राशि में शनि राहु दोनों ही हैं। तो मंगल के दृश्यकान में यदि कोई ग्रह उच्चता हो जाता है अथवा अपने वर्ग के सौम्य ग्रह, अब इनका अपना वर्ग क्या हो गया? तो इनके मित्र ग्रह बैठे हों, शुभाग्रह बैठे हों, तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ मंगल देव तो लग्न कुंडली में अच्छे स्थिति में दिख रहे हैं, अंशात्मक मान भी ठीक है, 24 है। यह 8वां दृश्यकान हुआ, पहले 8वां नवमांश में मंगल हो गए, तो 8वां नवमांश मंगल देव नवमांश कुंडली में देखिएगा तो मंगल अपने स्वराशि के होगा, मंगल भी अच्छे होंगे। परंतु इनके दृश्यकान कुंडली में, मतलब इनके दृश्यकान राशि में शनि एवं राहु है, शनि एवं राहु है। तो क्या, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिनके वर्ग में या जिनके दृश्यकान में उच्च के ग्रह होते, इनके दृश्यकान में कोई उच्च का ग्रह नहीं हुआ। एक सौम्य ग्रह तो सौम्य ग्रह नहीं बैठे, तो जो इनका अब मंगल के माध्यम से जो काम होने वाला होगा तो उसमें शनि की कुछ बल मिल जाएगा कि नहीं बल मिल जाएगा? जी मिलेगा। मिल जाएगा। फिर दूसरा जो बातें कही जा रही है कि यदि कोई सौम्य ग्रह अपने दृश्यकान में बैठा हुआ केंद्र या त्रिकोण में बली होकर पड़ जाए, वह मनुष्य बहुत ही द्रव्य संचय करने वाला होता है, मान सम्मान गुण विद्यावान सभी कलाओं में चतुर होता है। आप लोग देखें, इस सूत्र को दोबारे पढ़ते हैं। यदि कोई सौम्य ग्रह, अब सौम्य ग्रह कौन कौन होते हैं इस कुंडली में? सौम्य ग्रह कौन कौन है? चंद्रदेव, इस कुंडली में मात्र 2 ही ग्रह सौम्य रह गए हैं। हालांकि इस ग्रहों में सौम्यता तो 4 ग्रहों में है, जी गुरु शुक्र, शुक्र, ये सदैव सौम्य होते हैं, जी शुभ होते हैं। चंद्रमा यदि क्षीण होता है तो सौम्यता समाप्त हो जाती है, कम होने से। ये कम हो जाती है। हाँ, यह समाप्त हो जाता है। बुध देव यदि क्रूर ग्रह के साथ में होते हैं तो सौम्यता समाप्त। अब इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, बुध देव सूर्य के साथ में है, सूर्य देव क्रूर ग्रह है, इसलिए बुध में सौम्यता इस कुंडली में नहीं है। मतलब इस व्यक्ति के लिए बुध सौम्य ग्रह नहीं है, नहीं हुए। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य की युति है, तो चंद्रमा यहाँ पर पूर्ण क्षीण भी है। यहाँ पर सूर्य का अंशात्मक मान 16 है, चंद्रमा का 11 है, चंद्रमा अस्त भी है जी। तो यहाँ चंद्रमा भी 100 में नहीं हुआ। तो इस उदाहरण कुंडली के अनुसार गुरु एवं शुक्र दोनों ही 100 में हो गए, गुरु एवं शुक्र दोनों ही सौम्य ग्रह हो गए, दोनों ही 100 में हो गए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि सौम्य ग्रह अपने दृश्यकान में बैठा हुआ हो, यदि सौम्य ग्रह अपने दृश्यकान में बैठा हो, तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति अपने दृश्यकान में तो